Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5125 कलियुग विक्रम संवत 2081 पौष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी 5 जनवरी 2025 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी, चीन को भारत की दो टूक, यूनियन कार्बाइड का कचरा अभी नहीं जलाया जाएगा तथा चीन में एक बार फिर वायरस का संक्रमण। अब सुनिए समाचार विस्तार से। हिंदू तिथि के अनुसार हर 12 साल में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होती है और महाशिवरात्रि पर खत्म होता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। महाकुंभ 45 दिन तक चलता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करेंगे। इसे लेकर सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इसमें अत्याधुनिक तकनीक, सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव सहज और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने हॉटेन प्रांत में 2 नई काउंटी की घोषणा पर चीन के समक्ष कड़ा विरोध कराया है, क्योंकि इनके कुछ हिस्से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दायरे में आते हैं। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नए काउंटी बनाने से न तो क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता के संबंध में दीर्घकालिक और सतत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही इससे चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी। भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों द्वारा सीमा वार्ता पुनः शुरू करने के कुछ दिनों के बाद चीन ने दोनों काउंटी बनाने की घोषणा की है। ये वार्ता लगभग 5 वर्षों से ठप थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन तथाकथित काउंटी के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं और इस चीनी कार्रवाई का संप्रभुता के संबंध में नई दिल्ली के स्थायी रुख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस कांड के 40 साल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में नष्ट करने की तैयारी को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद रोड पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से भागे। विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा अभी नहीं जलाया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। खबरों के अनुसार भोपाल में गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा धार जिले औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में नष्ट करने की तैयारी को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। शुक्रवार सुबह से हो रहा प्रदर्शन शाम को और तेज हो गया। पावर हाउस चौराहे पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा अभी नहीं जलाया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। पथराव की घटना के बीच एसपी मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे।
उन्होंने हालात का जायजा लिया, लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इसी बीच धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बाधित करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 78,512 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 85 रुपये 76 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 53 रुपये 33 पैसे। घरेलू बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। सकारात्मक शुरुआत के बावजूद बीएसई सेंसेक्स 181 अंक की गिरावट के साथ 79,762 अंक तक आ गया। एनएसई का निफ्टी 56 अंक फिसल कर 24,132 पर बंद हुआ। टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से 145 रन आगे है। शनिवार को टीम ने सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट खोकर 141 रन बनाए। टी ब्रेक से पहले ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 181 रन पर ऑल आउट हुई। यहां इंडिया को पहली पारी में 4 रन की बढ़त मिली। भारतीय टीम ने पहली पारी में 185 रन बनाए थे। इस मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपनी बैटिंग से इंडियन फैंस को काफ़ी एंटरटेन किया। उन्होंने 6 से दूसरी पारी में अपना खाता खोला। 6 से ही टीम का स्कोर 100 को पार किया और 6 से ही 50 पूरी की। वहीं इस मैच में भारत के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं। रोहित पहले सेशन में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान फील्डिंग कर रही भारतीय टीम को पानी पिलाने पहुंचे थे। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज हमारा इस वर्ष का पहला कार्यक्रम है, तो आप सभी को हम लोगों का सप्रेम नमस्कार और आपका नव वर्ष शुभ हो। इसी आशा के साथ हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है प्रदीप उपाध्याय और मेरा भी दर्पण के सभी श्रोताओं को नमस्कार। और जैसा कि आपने बताया कि हमारी टीम का सौभाग्य है कि आज वर्ष का पहला कार्यक्रम हमारी टीम कर रही है और आज हम आप लोगों के लिए एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमारे स्टूडियो में आज 2 मेहमान भी हैं जो हिंदी लेखन और कविताओं में रुचि रखते हैं। उनसे हम कार्यक्रम के दौरान बात करेंगे। इसके अलावा हमारे क्रिकेट के एक्सपर्ट सिडनी क्रिकेट मैच का अपडेट देंगे, उनसे भी हमारी बात होगी। और सरिता जी जो आज हमारे साथ स्टूडियो में नहीं हैं, वो 2024 की समीक्षा करेंगी, तो वह जानकारी भी हम सुनाएंगे। और उसके अलावा यदि प्रदीप जी समय हुआ तो फाइनेंशियल ईयर भी जो 2024 में कैसा स्टॉक मार्केट्स ने परफॉर्म किया वो भी हम श्रोताओं को बताएंगे। तो कुल मिलाकर काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है। और साथ में उपाध्याय जी एक वार्ता लाए हैं हम सूर्य सिद्धांत पर। सूर्य सिद्धांत जो बहुत पहले लिखा गया था, जिसके बेसिस पर हमारी बहुत लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा है और हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सारा ज्ञान इतने पहले लिख दिया था, जिससे सीखकर लोगों ने बहुत कुछ आगे किया है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और संगीत प्रेमियों के लिए हम आज का कार्यक्रम जो है, महेंद्र कपूर का बर्थडे जो है इस सप्ताह में होता है, तो आज हम महेंद्र कपूर के गाने सुनवाएंगे और उनके बारे में कुछ जानकारी भी देंगे। तो श्रोताओं, हमारा दर्पण रेडियो कार्यक्रम अगले 2 घंटे तक आपका मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करता रहेगा। कमर कस के बैठिए और नाश्ता करते करते हुए हमारा कार्यक्रम सुनिए। गानों की कोई फरमाइश हो या कोई भी जानकारी आप हमारे साथ जोड़ना चाहें तो हमको संपर्क कीजिए। हम आपको ऑन एयर ले सकते हैं ताकि आपके विचार और श्रोता भी सुन सकें। और हम आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं आज के सुंदर विचार के साथ। लोगों को परिणाम से मतलब है, प्रयास से नहीं। और विडंबना देखिए, हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं।
क्या ये तो प्रदीप जी लगता है आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं परिणाम और लेकिन वह प्रयास जो है टीम में नहीं दिख रहा है तो थोड़े से निराश हैं। लेकिन चलिए प्रयास के नाम पर मैं ये कहूँगा ऋषभ पंत की जो पारी थी बहुत ही एंटरटेनिंग थी और लोगों को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। ऋषभ पंत का यही नेचुरल गेम है। इसी तरह सहवाग का भी इसी तरह का गेम था। तो नेचुरल गेम खेलें, अब हार जीत तो लगी रहती है। बिल्कुल, लेकिन वही होता है। सुनील गावस्कर की कमेंट्री में सुन रहा था, एक नेचुरल, एक अटैकिंग खेलना और एक रेकलेसनेस जो है उसकी बीच की लाइन जो है बहुत फाइन होती है और उस सीमा का जो है निर्धारण प्लेयर को खुद ही करना है और वही शायद मेरे ख्याल से सामान्य और महान खिलाड़ी का अंतर होता है। तो चलिए इसी में आप श्रोताओं, जैसे हम भजन से कार्यक्रम आरंभ करते हैं तो एक सुंदर विचार के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जीवन की सिद्धि पुरुषार्थ से ही संभव है और पुरुषार्थ का अर्थ है अज्ञान जन्य विकार और आग्रहों से मुक्ति। अज्ञान बड़ी हठ धर्मिता पैदा करता है, किसी एक ही पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु और दृश्य में आसक्ति पैदा करता है। अज्ञान देह को ही सच मानता है। अज्ञानता का जो विस्तार है वो ये कि जो दिखाई देगा है यही सच है। और कई बार हम स्वयं की सत्ता को भूलकर अपने रंग रूप को, आकार को, अपने देह को ही सच मानने लगते हैं, जबकि देह में आपसे अलग आपका हाथ है। आप हाथ नहीं है। नासिका, कपोल, भाल, चिबुक, भुजाएं, विशाल वक्षस्थल आप नहीं है। ना ही आप कोई इस रूप में हैं जो दिखाई दे रहे हैं। बचपन के, यौवन के और बुढ़ापे के चित्र रख दिए जाए आपके सामने तो आप कह सकते हैं कि ये मेरे अलग अलग अवस्थाओं के चित्र हैं, पर आप वो नहीं है। आपके देह के चित्र हैं, आपके देह की छवि। आइए सत्य को जाने और सत्य में परिवर्तन नहीं। कपहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। काल कपहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। जनक की बेटी अवध की रानी सीता भटके बन बन में। जनक की बेटी अवध की रानी सीता भटके बन बन में। राह अकेली रात अंधेरी, मगर रतन है दामन में। साथ न जिसके चलता कोई, साथ न जिसके चलता कोई, उसके साथ भगवान चले। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। किस्मत कुंवर कन्हैया, स्वाद न जाने माखन का। हाय किस्मत कुंवर कन्हैया, स्वाद न जाने माखन का। हंसी चुराए
सी चुराए फूलों की वो कंस है माली उपवन का। भूल न पापी मगर पाप की, भूल न पापी मगर पाप की, ज्यादा नहीं दुकान चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले। एक चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना। अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना। ढूंढे जिसे मन सामने है, वो जाए न लेकिन पहचाना। कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब, कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब, साथ तेरे अभिमान चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। दिल है तेरा, दिल है तेरा साफ तो प्यारे, घर में मथुरा काशी है। सच्चाई की राह चलो रे, सच्चाई की राह चलो रे, जब तक जीवन प्राण चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले। लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। 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 Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। तो प्रदीप जी, ये भजन जो है इसकी विशेषता ये है कि आज मैं श्रोताओं के लिए नॉर्मली ये 2 अंतरे इसके होते हैं, लेकिन मैं पूरा भजन जो था मैंने थोड़ा रिसर्च करके निकाला और चारों बहुत ही सुंदर जीवन की शिक्षा देते हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि यह नीरज का लिखा हुआ भजन है। अच्छा। और कल नीरज की जो है वो जन्मशती जो बोलते हैं, 4 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा। तो जन्मशती शुरू हो गई, तो इस पूरे वर्ष जो है वो नीरज की जन्मशती चलेगी। अच्छा। तो मैंने सोचा क्यों ना कार्यक्रम का आरंभ नीरज के ही एक सुंदर जो है वो भजन से किया जाए। और दूसरा ये है कि अभी जब क्रिकेट में रोहित शर्मा के साथ जो हुआ, तो मुझे इस गाने की पहली पंक्ति वही याद आ रही थी कि लेके चले बारात कभी बिना सामान चले। देखिए वक्त का कैसा उलटफेर होता है कि 6 महीने पहले रोहित शर्मा ने अभी T20 का वर्ल्ड कप जिताया था, तो पूरे देश के हीरो थे। और अब जो थे उनके प्रदर्शन पर उंगलियां उठने लगी थी।
और उनको मतलब टीम में से निकाले जाने की बात कर रही थी, और कप्तान होते हुए उन्होंने खुद अपने आप को ड्रॉप किया है, जैसे समाचार आ रहे हैं। ये भी उनके व्यक्तित्व का बहुत सकारात्मक पहलू दिखाता है कि कप्तान जो है अपना सेक्रीफाइस देने को तैयार है। तो ये एक एक्चुअली मुझे लगता है उपाध्याय जी कि इन लोगों को जो हीरो बन जाते हैं इन्हें पीक पर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए टाइमली। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, कल बड़ा दुख हुआ देखकर कोहली को। कोहली जिस तरह से पहली इनिंग में आउट हुए उसी तरह से दूसरी इनिंग में आउट हुए एग्जैक्टली। अरे भाई ऑफ साइड में, मैं क्रिकेट तो मैं खेला हूँ वैसे तो काफ़ी, लेकिन ये है कि भाई आप ऑफ साइड में आप खेल रहे हैं और उसी तरफ आप टर्न कर रहे हैं गेंद को। दो बार ऐसा हुआ। इतना मैच्योर प्लेयर को ऐसा कैसे कर सकता है, मेरी समझ नहीं आता। नहीं, एक्चुअली 2 बार नहीं है, इस पूरी श्रृंखला में 8 में से 7 बार जो है वो उसी सेकंड स्लिप विकेट कीपर या वहीं पर आउट हुए हैं, और 1-2 बार कैच छूटे भी हैं, तो कुल मिला के वो संख्या और अधिक हो जाती है। तो यही है मेरे ख्याल से। कई बार क्या होता है कि ये बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं और इंस्टिंक्टिव हो जाता है। उनको लगता है कि हमसे बेहतर कौन जानता है, हमने ये किया है। पिछले जो है उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, और वही गर्व एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो अहंकार में बदल जाता है, और फिर वो लगता है कि हाँ हमको क्या बताएगा, हमको पता है क्या करना है, और वहीं से मेरे ख्याल से पतन आरंभ होता है। तो चलिए, ये बात तो हमारी क्रिकेट की और आगे भी चलती रहेगी जैसा हमने बताया। तो श्रोताओं, जैसा हमने आपसे कहा था, आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी हैं, एक नहीं बल्कि 2 हैं, और वो पति पत्नी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। तो मैं मिस्टर से शुरू करता हूं। तो आपका नाम है लक्ष्मी चंद तिवानी। उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा जब हम उससे पहले हमसे बात करना आरंभ करें। आपका जन्म है 24 अक्टूबर 1942। 1942 प्रदीप जी, मुझको थोड़ा सा एक रिंग करता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने कुछ कार्यक्रम किए हैं, तो हमारे बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार इस वर्ष में पैदा हुए हैं। सबसे अमिताभ बच्चन। अच्छा? अमिताभ बच्चन तो इस महीने में भी पैदा हुए हैं। तो अच्छा। आपसे 13 दिन जो है वो अमिताभ बच्चन बड़े हैं, समझ लीजिए। प्लस राजेश खन्ना, आशा पारेख, ये सब जो हैं वो 1942 के जो हैं। तो चलिए, विशेष वर्ष था। तो आपका जन्मदिन जो है वो जैसा बताया अक्टूबर 1942। आपने किया है MA गणित में। अच्छा। हाँ, और 35 वर्ष का सरकारी नौकरी का अनुभव है आपको। हिंदी व सिंधी में कविता, गीत, भजन लेखन, कविता पाठ व सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभागिता है आपकी। और कार्य के क्षेत्र में देखा जाए तो रिटायर्ड हैं डिप्टी सेक्रेटरी भारत सरकार से, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, गीत व लेखन प्रकाशित हुए हैं। अनेक काव्य प्रतियोगिताओं में पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सौजन्य से नवोदित लेखक के रूप में संगोष्ठियों में प्रतिभागिता आपकी रही है। और आपका एक कविता संग्रह हरि को पहिंजो आहे, जिसका अर्थ होता है हर एक अपना है, प्रकाशित हो चुकी है। तो उपलब्धियां आपकी काफ़ी हैं। तो तिवानी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और मैं आरंभ करना चाहूँगा कि जिस दौर में हाई स्कूल पास को भी एक बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था, उस दौर में आपने MA की पढ़ाई की, और वह भी गणित से। तो जाहिर है उस समय बहुत ही शिक्षित आप रहे होंगे अपने दौर के समय में। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि गणित पढ़ते पढ़ते आपका साहित्य और इसकी तरफ रुझान कैसे हो गया? बहुत इंटरेस्टिंग और वैलिड क्वेश्चन पूछा है आपने। अगर आप बिल्कुल ही शुरुआती चाहेंगे तो मेरा हिंदी में, तो आप विश्वास करेंगे कि मैंने हिंदी कितनी पढ़ी है। एलिमेंट्री हिंदी हाई स्कूल में, उस ज़माने में जिनकी हिंदी एक सब्जेक्ट नहीं हुआ करती थी, उनके लिए वो एलिमेंट्री हिंदी पास करना कंपलसरी था। सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है आल्सो पास इन एलिमेंट्री हिंदी, ब्रैकेट में कंपलसरी पेपर। आप कोई और भाषा भी पढ़ते हैं? हाँ जी। आप कोई और भाषा भी पढ़ते थे इसके अलावा? देखिए, ऐसा है कि सिंधी हमारी अच्छा मातृभाषा है। इंग्लिश को पढ़े बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, स्पेशली साइंस, मैथ्स। हाँ जी, मैथ्स में तो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा का हिंदी में कुछ ज़्यादा है ही नहीं।
इक्वलेंट। तो बाकी ये है कि मेरा शुरू से, जब मैं कॉलेज की लाइब्रेरी से भी जनरली हिंदी की फिक्शन की बुक्स इश्यू कराया करता था, उनमें देखिए हिंदी में मुंशी प्रेमचंद को अगर आप नाम नहीं कहें लेंगे तो हिंदी है ही नहीं, मैं ये समझता हूँ। उसके बाद उस ज़माने में एक गुरुदत्त, फिल्म वाला गुरुदत्त नहीं, एक लेखक गुरुदत्त हुआ करता था, और ये आपका बिमल मित्रा, ये मेरे फेवरेट ऑथर रहे हैं। इनकी तकरीबन सारी की सारी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। तो ये मेरा मतलब एक किस्म का हॉबी कह लीजिए, हिंदी लिटरेचर की तरफ रुझान शुरू से रहा है। कॉलेज के स्कूल में तो हिंदी छूट गई, फिर कॉलेज में हिंदी से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स थे, लेकिन लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें मैं लेता था वो हिंदी फिक्शन की लेता था। अच्छा, लक्ष्मी चंद तेवानी जी, हाँ जी। आप हमें ये बताइए, आपने ये सब कहाँ पर पढ़ा, किस जगह पढ़ा, कौन से शहर में, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, हम बेसिकली दिल्ली के, देखिए 42 की बर्थ है, लेकिन 47 में जैसे ही पार्टीशन हुआ तो परिवार के साथ, मैं तो 5 साल का था तो दिल्ली में आ गए। तो हमारी पढ़ाई लिखाई नौकरी वगैरह सब दिल्ली में ही रही है। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा पार्टीशन की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि 5 साल के थे तब आ गए। हाँ। तो आपको बताया होगा आपके माँ बाप ने कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ दिल्ली? उसे नहीं, वो उसका एक्चुअली कुछ याद, थोड़े बहुत सीन याद आते हैं कि जब ट्रेन्स में कैसे सफ़र किया, या जब चेकिंग होती थी, सामान रखा जाता था, और जो कुछ थोड़ा बहुत, क्यों काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे यहाँ ले आने के लिए, तो सामान की चेकिंग होती थी। जो 2-4 तब वो अटैचियाँ नहीं, वो थी एल्यूमिनियम के, वो होते थे, उनको खोल करके सिपाही लोग देखते थे। इतना याद है। फिर हम कुछ दिन अहमदाबाद में रहे थे जब तक हमारे फादर की जॉब वगैरह लगे पार्टीशन के बाद। तो आप पाकिस्तान में थे? पार्टीशन से पहले आप पाकिस्तान में पैदाइश है आपकी? कहाँ पर? पाकिस्तान में सब डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में रहे थे। अच्छा। हाँ, जो अब जो सिंध का हिस्सा है। अच्छा, तो आप दिल्ली आ गए वहाँ से? हाँ जी, अहमदाबाद वहाँ के से आ गए। थ्रू? उसके बाद फिर हम समझ लीजिए कि दिल्ली के दिल्ली वाला हो गए हैं फॉर ऑल पर्पस। अच्छा। हाँ, मतलब 47 से जैसे ही आए हैं तो 1-2 महीना जो हम अहमदाबाद में रहे थे, फिर उसके बाद जैसे ही फादर की सर्विस दिल्ली में लग गई तो हम फिर दिल्ली में आ गए। फिर यहाँ हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। कुछ तो स्कूलिंग हमारी ज़्यादा एक सिंधी स्कूल है। अच्छा। हाँ, दिल्ली में, उसका नाम ही है गवर्नमेंट सिंधी हाई स्कूल, उसमें हुई थी। तो क्योंकि हाई स्कूल में मेरा सब्जेक्ट हिंदी नहीं था तो एलिमेंट्री हिंदी, लेकिन हमारी खुशकिस्मती समझिए कि जो एलिमेंट्री हिंदी पढ़ाने वाला टीचर मिला, आई रिमेंबर हिज नेम, कौशिक साहब थे। उन्होंने एलिमेंट्री हिंदी हम लोगों से क्लियर कराने के बाद नवंबर में उन्होंने हेडमास्टर से कहा कि ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, सिर्फ मेरे नहीं पूरी क्लास के लिए, और मैं अभी इनका एग्ज़ाम तो हो गया लेकिन मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा। तो मुझे याद है उसने हमें टेक्स्ट बुक पुरस्कार और अन्य कहानियाँ, एक कंपाइलेशन है। अच्छा। बड़ी अच्छी, इसमें सुदर्शन और ये 1-2 बड़े अच्छे लोगों की कलेक्शन से वो पढ़ाया। तो तब से आप समझ लीजिए वो इनबिल्ट हो गया या क्या हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। अब लेकिन बस ये है कि फिर मेरा फिक्शन से या लिटरेचर से एकेडमिकली रिश्ता टूट गया। अच्छा। क्योंकि फिर हमारे सब्जेक्ट्स रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अच्छा। ये ग्रेजुएशन में रहे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हमने मैथमेटिक्स में की है। तो उसके बाद आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली? हाँ जी, हमारे यूपीएससी के थ्रू हम एंटर हो गए थे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी फिर शादी हो गई? हाँ जी। शादी आपकी कैसे हुई? आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताइए। शादी तो ऐसे है कि ये लोग तो जयपुर में रहते थे। अच्छा।
तो उसमें कोई वो इट इज़ अरेंज मैरिज, इसमें कोई फिक्शन नहीं है। अच्छा। तो आपने कहा ना कि फिक्शन से नाता छूट गया था, तो वो शादी को ही रेफर कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि आपके पेरेंट्स ने लीला जी को देखा और उसके बाद आपने देखा उन्हें शादी के पहले कि नहीं? हाँ, नहीं ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स का, इनके फादर का और मेरे फादर का, दोनों लेट हैं, आपस में जान पहचान थी। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे ये टाइम आया तो कुछ करेस्पॉन्डेंस वगैरह हुई। तो ये तो जयपुर में रहते थे, तो हमें ही जयपुर में इनको देखने जाना पड़ा फादर वगैरह के साथ। आप शौक से जाना पड़ा क्या? आप शौक से गए होंगे? क्योंकि कोशिश ये थी कि ये दिल्ली आए, इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम दिल्ली नहीं आएंगे, बाद में हम दिल्ली में ही आएंगे। अच्छा। शादी कराने तो दिल्ली में आना पड़ा उनको, लेकिन देखने के लिए हमें जयपुर जाना पड़ा। अच्छा, तो हमारे श्रोता लोग लीला जी से तो बहुत चलिए, हमारी बातचीत प्रदीप जी जारी रहेगी। और एक्चुअली एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आज़ादी से पहले जो था वो भारत में उर्दू का बहुत ज़ोर था। हाँ। क्या वहाँ के उस दौर के जितने लोग हैं वो उनकी, इवन जैसे प्रेमचंद का जो नाम इन्होंने लिया, वो एक्चुअली उर्दू के लेखक थे। और काफ़ी कहानियाँ जो हम हिंदी में पढ़ी हैं वो उनके जो हैं वो रूपांतरण हैं, ट्रांसलेट की गई हैं। तो जो उर्दू से जो हिंदी का ट्रांजिशन हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहेंगे। तो चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय आ गया है। और जैसा हमने श्रोताओं को बताया था कि आज हम विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं महेंद्र कपूर का, जिनका 9 जनवरी 1934 अगर आज होते तो मतलब समझ लीजिए कितना 90 ईयर्स के होते। बिल्कुल। तो उनके गाने आज हम सुनवाएंगे। तो एक सुंदर सा गाना जो है, एक रोमांटिक सॉन्ग जो है, श्रोताओं को सुनवाते हैं। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। ये बात कैसे गवारा करेगा दिल मेरा, तुम्हारा जिक्र किसी और की ज़बान पे हो। तुम्हारे हुस्न की तारीफ आईना भी करे तो मैं तुम्हारी कसम है कि तोड़ दूं उसको। तुम्हारे प्यार तुम्हारी अदा का दीवाना मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। दिन न आए कि मुझसे कभी जुदा होकर किसी का प्यार दोबारा कहीं तलाश करो। झुका के सर को किसी अजनबी के शानों पर तुम अपने गम
कहीं तलाश करो, करीब दिल के तुम्हारे किसी भी हालत में, मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तो दोस्तों, हमारी बातचीत जारी है तिवानी कपल से। तो हम इसके पहले कि हम लीला जी के पास जाएं, हम अपने लक्ष्मी चंद तिवानी जी से एक बात और पूछना चाहते हैं कि आप जब वहाँ पर आए तो आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया? ग्रेजुएशन मैंने वहाँ देशबंधु कॉलेज है, अच्छा, वहाँ से की बीएससी तक। उसके बाद थोड़ा सा नौकरी करने का भी इरादा था, तो मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में की है वो इवनिंग क्लास में की है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अच्छा, जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज। अच्छा, ठीक है। वो दिल्ली के आर्ट्स फैकल्टी बिल्डिंग में होती। तो हम इस बात पर थे कि आप गए थे लीला जी को देखने के लिए, जयपुर गए थे जी। अच्छा, तो हम अब लीला जी की बात पर आ जाते हैं। लीला जी, आप बताइए, आपने जब देखा लक्ष्मी चंद जी को तो आपको कैसा लगा, और आप इंतज़ार कर रही होंगी ये कब आएंगे और कब देखेंगे? बिल्कुल। तो आपने चाय बनाकर पिलाई थी कि नहीं? नहीं, चाय का तो उस टाइम कोई ऐसा खास रिवाज नहीं था। अच्छा। बाकी और 15 अगस्त का दिन था, तो उन दिनों तो ज़्यादा चाय की है भी नहीं, तो ठंडा ही चलेगा। अच्छा, ठंडा ही चली थी। तो आपने क्या बात की थी लक्ष्मी चंद जी से? एक्चुअली हमारी बात तो हो नहीं पाई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उस टाइम ऐसा ज़माना था कि बात नहीं हो पाई। अच्छा, आपकी लक्ष्मी चंद जी, आपकी कितनी उम्र रही होगी जब आपकी शादी हुई? शादी में आप समझ लीजिए 25 साल। 25 साल। और लीला जी आप? 21 साल। 21 साल। ये सही समय होता है एक्चुअली शादी करने का। आजकल बच्चे लोग शादी बड़ी मुश्किल से करते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं जब तो अपनी अकल लगाने लगते हैं। तो ये होता है। बिल्कुल, आजकल 30 साल से पहले बोलो तो बोलते हैं कि अभी तो दिस इज़ नॉट टाइम। हाँ, तो समय, लेकिन प्रदीप जी, इससे पहले एक समय वो भी था जब वो 14 और 15 साल की उम्र में शादियाँ, तो अगर लंबे अगर उसमें देखें तो बढ़ता रहा है समय, तो वो 25-28 हुआ, फिर 30 हुआ, और आजकल 30-35 के बीच का चल रहा है। तो ये तो परिवर्तनशील है। तो चलिए ठीक है लीला जी, हम शादी हो गई आपकी, इसके आगे हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके कितने बच्चे रहे? 2 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, दोनों यहीं पर हैं? बिटिया है। अच्छा। वो 1969 में पैदा हुई थी। अच्छा। और बेटा है, वो 9 जनवरी, जैसे महेंद्र कपूर जी के जन्मदिन है, तो 9 जनवरी 1972 को पैदा हुआ। अच्छा, आप शादी के पहले से कविता लिखती हैं? मैं जब 7 साल की थी, यानी कि आज से 72 साल पहले, 72 अच्छा साल पहले। अच्छा। तो उन दिनों क्योंकि स्वतंत्रता तो हमें मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों का अभी काम चल रहा था। अच्छा। तो हमारे घर के सामने रहते थे, आपने सुना होगा, उनका इतिहास में भी नाम है, मिस्टर मेठाराम खिलनानी। अच्छा। तो उनकी बेटियां और हम मिलके सब बच्चों को सिखाते थे। तो सिखाने के लिए हमें कविता लिखनी भी पड़ती थी। तो आप दोनों की शादी हो गई तो आप दोनों कविता लिखते थे, कभी एक दूसरे पर भी लिखी है कविता? थोड़ा बहुत लिखना ही होता। अच्छा, ये तो जोड़ी बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल प्रदीप जी, लीला जी का संग्रह जो है कविताओं का 5000 से अधिक है, तो कोई विषय ऐसा है नहीं अछूता जिस पर इन्होंने कविता नहीं लिखी हो। जैसे आज नए वर्ष का हम लोग स्वागत कर रहे हैं पहले कार्यक्रम से, तो आज के लिए भी लीला जी के पास कुछ न कुछ पंक्तियाँ होंगी हमारे श्रोताओं को सुनाने के लिए, यदि हो तो सुनाइए लीला जी। सबसे पहले तो सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको नए साल का तराना सुना रहे हैं।
नया है साल सुंदर सा तराना मिलके गाना है, मिली है जो मधुर यादें उन्हें संग लेके जाना है। न मंदिर मस्जिद के झगड़े में अपनी ताकत खोएंगे, पढ़ा कर पाठ मानवता का सारे जग को जगाना है। नया है साल सुंदर सा तराना मिलके गाना है, नहीं है भेद कोई भी सभी को एक मानेंगे, सभी का एक ही दाता उसी के गीत गाना है। नया है साल सुंदर सा तराना मिलके गाना है, कभी सुख है कभी दुख है न यूं ही धीरज खोएंगे, निकालेंगे कोई रास्ता दुखों से क्या घबराना है। नया है साल सुंदर सा तराना मिलके गाना है, भले छाए घटा काली उजालों को बिछा देंगे, भले छाए घटा काली उजालों को बिछा देंगे, ये जीवन चलता जाएगा घटाओं को बताएंगे। नया है साल सुंदर सा तराना मिलके गाना है, मिली हैं जो मधुर यादें उन्हें संग लेके जाना है, उन्हें संग लेके जाना है, उन्हें संग लेके जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। नव वर्ष में बिल्कुल एकता का सुंदर संदेश, और एक है तो नेक है। बिल्कुल 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 हमारे योगी जी का भी यही संदेश है। तो बिल्कुल 2025 की यही थीम है। तो लीला जी बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर हमारे श्रोताओं को नव वर्ष का स्वागत कराया। तो चलिए महेंद्र कपूर का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक थोड़ी सी उनके लिए एक ऑडियो फीचर है जो कि उनके बारे में थोड़ी जानकारी देता है, और उसके बाद उन्हीं का एक सुंदर सा गाना। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन ये बता दे के हम किधर जाएं। भारतीय सिने संगीत के सुनहरे दौर के महान गायक महेंद्र कपूर। तेरे कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आँखों की रोशनी रख दूं, तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। जन्म 9 जनवरी सन 1934 अमृतसर पंजाब में हुआ। जो महेंद्र कपूर का जन्म अमृतसर में हुआ था, लेकिन बहुत जल्द उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया और बहुत ही छोटी उम्र में महेंद्र कपूर मोहम्मद रफी की आवाज से बहुत इंस्पायर हुए और बहुत जल्द पंडित हुस्नलाल, पंडित जगन्नाथ दुआ, उस्ताद नियाज अहमद खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से महेंद्र कपूर साहब ने अपनी तालीम ली। महेंद्र कपूर साहब का अपना एक अनोखा अंदाज था और ये बात कम लोग जानते हैं कि इन्होंने गुजरे जमाने के मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कॉम्पिटिशन को जीता था और वी शांताराम की फिल्म नवरंग में उन्हें गाने का मौका भी मिला था, और वो गाना था आधा है चंद्रमा रात आधी, जिसका संगीत म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र ने दिया था। अपनी आँखों से आज ये कह दो, अब न होठों पे उम्र भर आए, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन ये बता दे के हम किधर जाएं। यूं तो महेंद्र कपूर साहब ने एक से बढ़कर एक गाने गाए, लेकिन B.R. चोपड़ा साहब की फिल्मों से महेंद्र कपूर साहब नाता एकदम अनोखा था। महेंद्र कपूर साहब मोहम्मद रफी साहब के दीवाने थे और उन्होंने रफी साहब से भी संगीत सीखा था, लेकिन रफी साहब ने महेंद्र कपूर को समझाया था
कि देखो महेंद्र, हम दोनों कभी एक साथ गाना नहीं गाएंगे। ये फिल्म इंडस्ट्री हमें लड़वाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें संयम से काम लेना होगा। पर सन 1967 की फिल्म आदमी में महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी एक साथ गाना गाते सुनाई दिए। ये गाना था कैसी हंसी आज बहारों की रात, और ये गाना इकलौता ऐसा गाना है जिसे रफी साहब और महेंद्र कपूर साहब ने गाया था। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। आज भी महेंद्र कपूर का गाया हुआ गाना नीले गगन के तले हमारी जुबां पर है। और चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। आज भी जब रोमांस की बात चलती है तो महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गाना तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं, जुबां पर चला आता है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। बी आर चोपड़ा के सीरियल महाभारत के गानों के लिए भी महेंद्र कपूर की ही आवाज इस्तेमाल की गई। महाभारत कथा। हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे दौर की अगर हम बात करें तो महेंद्र कपूर उन गायकों में से रहे जिन्होंने अपना एक खास मकाम बनाया। 27 सितंबर सन 2008 में महेंद्र कपूर साहब ने आखिरी सांसें ली। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में महेंद्र कपूर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। ढोल बजाना, ताल से ताल मिलाना, ढोली ढोला ढोली ढोला ढोली ढोल बजाना, ताला तैया तक तक तैया, ताल से ताल मिलाना। मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, ला 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 ला। ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में। छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे। पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा। ढोली ढोल बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की
को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। आपने हमारे संदेश के पहले सुना था। तो हमारी बातचीत जारी है देवानी कपूर से। तो हम आपने अभी कविता सुनी ये मिसेस देवानी की। अब मिस्टर देवानी का नंबर आता है। तो लक्ष्मी चंद जी हमें एक अच्छी सी कविता सुनाइए अपने कलेक्शन से। जी, ये काफ़ी संयोग की बात है कि आपने सबसे पहले काल का पहिया भजन गीत सुनाया। मेरी भी जो आज कविता है स्वागत 9 वर्ष का करना है, कुछ उसी तरीके की है। लेकिन जैसे कि एक कवि टिप्स देता है, डिटेल्स तो हर एक इंडिविजुअल को, माइक के पास आ जाइए, डिटेल्स तो हर इंडिविजुअल को आगे वर्कआउट करने होते हैं। बिल्कुल। कविता कहता हूँ, जो कल था है वह आज नहीं, जो कल था है वो आज नहीं, जो आज है कल न रहेगा निश्चल, है रूप बदलती नित्य मही, कब कौन रहा है यहाँ अटल, कब कौन रहा है यहाँ अटल। अब जब वर्ष पुरातन जाएगा, अब जब वर्ष पुरातन जाएगा, 9 वर्ष का हर्ष उदित होगा। उस वर्ष में थे जो हताश व्यथित, 9 आशा से वे होंगे मुदित, 9 आशा से वे होंगे मुदित। कुछ नए लक्ष्य लक्षित होंगे, कुछ नए लक्ष्य लक्षित होंगे, संकल्प नए अंकित होंगे। बिखरे हुए कुछ मुक्तक हाथों से कुछ नए रतन संचित होंगे, कुछ नए रतन संचित होंगे। ले सीख भूत की भूलों से, ले सीख भूत की भूलों से, उज्जवल भविष्य को गढ़ना है, उज्जवल भविष्य को गढ़ना है। नव ऊर्जा से घट भरना है, नव ऊर्जा से घट भरना है। स्वागत 9 वर्ष का करना है, स्वागत 9 वर्ष का करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो बहुत ही सुंदर कविता है जो कि हमारे एक सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, मेरे ख्याल से और धर्मों में भी बताया जाता है कि समय परिवर्तनशील है और ये विश्व में परिवर्तन होता रहता है। आपकी कविता से मुझे एक लाइन याद आ गई, किसी ने मुझे बताई थी, बाइबल से है, टुडे विल बी यस्टरडे टुमारो। ये जो फ्रेज़ है मुझे बहुत पसंद आया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है और आज जो अभी है वही सही है, जो पिछला बीत गया मिथ्या है और आगे तो आपका सोचने का तरीका है, आप क्या सोचते हैं। समय बड़ा मिस्टीरियस है। इतना सुंदर ज्ञान हमारे सनातन धर्म में है, लेकिन सामान्य जन इस सार को बहुत से लोग मैंने देखा है नहीं समझते हैं, इस सार को नहीं समझते हैं। और एक बात मुझे ये लगती है कि हमारे जो गुरु लोग रहे हैं, परंपरा कुछ ऐसी रही है कि हम अगर कुछ करते हैं तो उसका बखान नहीं करते हैं, क्योंकि उससे ईगो बढ़ती है और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि हम लोगों ने जो किया उस पर अपना नाम नहीं लिखा, जो बाहर के लोग थे उन्होंने उसे चुरा कर अपना नाम लगा दिया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं अपने वेद पुराणों में जो कि वेस्टर्न लोगों ने अगर पूरी तरह से नहीं तो पार्टली तो ली हैं।
बिल्कुल नहीं, हमारा मतलब ज्ञान एक आध्यात्मिक ज्ञान एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं वैज्ञानिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने समाचारों में बताया था कि कुंभ जो है आरंभ होने वाला है एक हफ्ते बाद, और वो कुंभ जो है वो हमारे यहाँ अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने, उससे पहले भी चलता होगा, लेकिन वो तो डॉक्यूमेंटेड है कि तब से चल रहा है। और वो बिल्कुल जो है वो आपकी ग्रहों की गति पर आधारित है। और मतलब 2000 साल पहले हमको पता था कि बृहस्पति जो है वो 12 वर्ष में जो है पृथ्वी का पूरा परिक्रमण करता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड जो था वो 600 साल पहले तक नहीं जानता था कि अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमती है, या सूर्य और उसके लिए पता नहीं किन किन लोगों को फांसी लगा दिया कि तुम गलत बोल रहे हो, इस तरीके का। तो एक्चुअली मैं आज एक वार्ता लाया हूँ सूर्य सिद्धांत पर। आशा है कि आप श्रोता लोगों को अच्छी लगेगी। वो उसके बारे में तभी बात करेंगे वैसे, लेकिन ये है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी साधना करने के बाद, मुझे तो लगता है सूक्ष्म शरीर से पूरे ब्रह्मांड की उन्होंने यात्रा की और उसके बारे में पता लगाया और उसे डॉक्यूमेंट किया। बिल्कुल डॉक्यूमेंट करने के बाद उन्होंने अपना नाम ना लगाकर उसे सबके लिए दिया, जिससे कि लोग उसे लेकर आगे बढ़ सकें। चलिए प्रदीप जी, नव वर्ष की 2 सुंदर कविताएं सुन ली हैं हमने और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी सरिता सोनी जी भी जो है वो 2024, जो कि अब बीते समय की बात हो गई है, 5 दिन हम आगे बढ़ चुके हैं, तो 2024 में क्या क्या खास हुआ था भारत के परिप्रेक्ष्य में, उसके लिए एक संयुक्त समीक्षा जो है वो सरिता सोनी जी हमारे श्रोताओं के लिए लाए हैं। तो श्रोताओं को सुनवाते हैं और श्रोताओं से हम आग्रह करेंगे कि अपने कार्यक्रम की प्रतिक्रिया हमको देते रहें। और जैसा कि हमने बताया कि महेंद्र कपूर विशेष कार्यक्रम आज कर रहे हैं, यदि आप कोई गाना उनका खास पसंद हो, आप उसको सुनना चाहते हो, और ज़रूरी नहीं महेंद्र कपूर का ही हो, कोई और गाना जो आपको आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा लगता हो, आप सुनना चाहते हैं, तो हमको भेजिए। अगर समय रहा और हमारे पास वह गाना उपलब्ध हुआ तो हम आपके लिए अवश्य सुनवाएंगे। तो चलिए तब तक सरिता सोनी जी से सुनते हैं 2024 की समीक्षा। और दोस्तों, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि अपनी प्रतिक्रिया भेजते रहिए, और अगर आप कोई ख़ास गीत सुनना चाहते हैं या अपने इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अपनी प्रतिक्रिया भेजिए। अगर आप के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो हम लोगों को आप भेज सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पर 0413385976 नंबर है 0413385976। अगर हमसे आप बात भी करना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो अब सुनते हैं सरिता जी की वार्ता। रेडियो दर्पण सुनने वाले सभी श्रोताओं को सरिता सोनी का साप्रेम नमस्कार और वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये आज हमारा पहला प्रोग्राम है, तो इसमें हम 2024 की कुछ बात कर लेते हैं कि भारत में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, हमने क्या उपलब्धियां हासिल करी। इसमें हम शुरुआत करेंगे जो हमारे लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, जो 4 जून 2024 को जिसके परिणाम घोषित किए गए, जिसमें नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके साथ ही जम्मू और कश्मीर में ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव हुए। 2014 के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती और भाजपा 29 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उनकी जो रिहाई का मामला था वो बहुत चर्चा में रहा। मार्च 2024 में दिल्ली के तत्कालिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। सितंबर 2024 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इन सब के साथ ही 2024 में भारत में अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, जो भारतीय संस्कृति और आस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह समारोह देश भर के करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा और गर्व का प्रतीक बना। इन घटनाओं ने 2024 में भारत के सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। साल 2024 में भारत ने खेलों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल करी। भारतीय पुरुष क्रिकेट
टीम ने वेस्टइंडीज और अमेरिका में आयोजित T20 विश्व कप 2024 में दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर दूसरी बार खिताब जीता। हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीतकर ओलंपिक में लगातार दूसरी बार पदक हासिल किया। निशानेबाज मनु भास्कर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही हमारे भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल 29 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और श्रोताओं, डी गुनेश जिन्हें शतरंज के विश्व चैंपियन बने हैं, 18 वर्षीय डी गुनेश ने दिसंबर 2024 में चीन के डिंग लेरेन को हराकर विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा। इन उपलब्धियों ने भारत की खेल क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और देशवासियों को गर्व का अनुभव कराया। साल 2024 में बॉलीवुड में भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और कुछ चर्चा के विषय रहे। आइए उन पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। दिसंबर 2024 में रिलीज हुई पुष्पा 2 ने पहले दिन ही KGF 2 और बाहुबली को पछाड़ते हुए नए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड स्थापित किए। साल 2024 में कल्कि 2898 AD, स्त्री 2, महाराजा, शैतान और फाइटर जैसी फिल्में दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहीं, जिनमें से कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। बॉलीवुड में कुछ विवादास्पद घटनाएं भी हुई, जिनमें सलमान खान की शूटिंग घटना, ऐश्वर्या राय की तलाक की अफवाहें और अल्लू अर्जुन की हाल ही में जो गिरफ्तारी जैसी घटना साल 2024 में बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में चर्चा का विषय रही। इन घटनाओं ने 2024 में बॉलीवुड के परिदृश्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। तो श्रोताओं, ये थी कुछ झलकियां 2024 में भारत में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों की। आशा है इस साल 2025 में भी हम नए आयाम को छुएंगे, ऊंचाइयों पे बढ़ेंगे और इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए। संगीत में गानों का माहौल का आनंद लीजिए और सरिता सोनी को इजाजत दीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सरिता जी ने बड़ा अच्छा संकलन किया है समाचारों का एक्चुअली इस साल के। जो ख़ास बात मुझे ये लगी कि एक तो मोदी जी सत्ता में आए तीसरी बार, तो हालांकि मेजॉरिटी उनकी कम रही, मुझे ये लगता है कि इसके जो भी रीज़न्स रहे हों, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी के लिए एक बड़ा लेसन था। और इसके अलावा खेलों में भी काफ़ी कुछ उपलब्धियां हुई हैं, बहुत सारी। जो अभी पिछले दिनों गुकेश ने चेस चैम्पियनशिप सिंगापुर में जीती है, वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी चेस खेलने के लिए। यह प्रगति का एक बहुत बड़ा साइन है कि पहले देखिए एक दौर था कि भारत जो था वो हॉकी और क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स में इनकी भागीदारी नहीं हुआ करती थी। उसके बाद धीरे धीरे करके कुश्ती, भारोत्तोलन और इन सब में आए और ओलंपिक तक के मेडल्स जो हैं वो जीतना शुरू किए हैं। और अब शतरंज, जैसा आपने बताया गुकेश, इतना जस्ट 16-17 साल के, तो आप सोच सकते हैं प्रतिभा की कोई कमी नहीं है अगर सही प्रोत्साहन उनको समय पर और सही सहायता मिलती रहे, तो विश्वगुरु बनने का सपना सच हो सकता है। सच हो सकता है। नहीं, वैसे तो हम लोगों के पास इतना ज्ञान है कि इसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं सब में। अब देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है कि भारतीय लोग USA में जाकर इतने बड़े बड़े पदों पर, इतने बड़ी बड़ी संस्थाओं के CEO बने हुए हैं। लेकिन इसकी एक, प्रदीप जी, दूसरी साइड भी है। अभी मैं 2 महीने भारत में रह के आया हूँ। पिछले वर्ष में गया था और दिवाली वगैरह मैंने वहाँ पे किया था। तो मेरा घूमना हुआ, शहरों से इधर से उधर गया, तो एक दूसरा नकारात्मक पक्ष भी मुझको दिखाई दिया कि सड़क पे आप चल रहे हैं और एक जो कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं कि वो नहीं आपको दिखाई दे रहा है। और
अमानवीयता की हद में कई बार देखता हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सहायता देने की बजाय लोग उसका वीडियो बनाते हैं। तो यह भी भारत में ही होता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मेरे ख्याल से उधर सुधार की अधिक आवश्यकता है। हाँ, मैं भी था एक्चुअली भारत में, और मुझे कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ बातें ऐसी थी कि जो यहाँ से बैठकर ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वहाँ जाकर असलियत थोड़ी सी पता लगती है। एक तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैंने एयरपोर्ट से उबर की घर तक जाने के लिए, तो बिल आया करीब 950 रुपये, नहीं 950 नहीं 850। तो जब घर पहुँचे तो मैंने 500 के 2 नोट उसे दे दिए। उसने कहा कि छुट्टा तो नहीं मेरे पास, आप अपना QR कोड दे दीजिए। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो उसने कहा आपके पास नहीं है तो मैं अपना दे देता हूँ। मैंने कहा ये भी गड़बड़ बात है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ। इस दिशा में प्रगति से मैं आपसे बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी इस बार देखता था कि वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं जो कि आपका वो नॉर्मल ठेले पे लेके चल रहा है, और उसने प्रिंट करके A4 शीट पर QR कोड लगा रखा है, और आपने उससे सब्ज़ी ली और पता लगा कि हाँ 50 रुपये का 68 रुपये का जो भी बिल आया उसका जो भी, और आप सीधा उसका QR कोड स्कैन करिए बिल्कुल मिनट से। मतलब अच्छा, ख़ास बात ये है कि आपने सब्जी ली, आपने वो सब्जी वाला किसी और काम में बिजी हो गया, आपने QR कोड से पे किया और वो ऑडियो में आ जाता है। हाँ, उसे आपकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं कि 65 रुपए प्राप्त हुए, कुछ इस तरीके का बोलता है। हाँ। तो ये सकारात्मक बिल्कुल तकनीकी रूप से बिल्कुल काफ़ी आगे जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से पूरा विश्व जो है, शायद 17-18 कंट्रीज़ ने इस सिस्टम को जो है लेने का वो किया है, क्योंकि एक बहुत ही सुविधाजनक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो है वो भारत ने दिया है। ये विश्व को देन है, मैं बता रहा हूँ। अभी तक क्रेडिट कार्ड जो थे, मास्टर और वीज़ा कार्ड के भरोसे पूरी दुनिया पिछले 100 वर्षों से चलती आ रही है, लेकिन उसमें एक बिल्कुल ये नया जो एक यंग एंट्रेंट जो आया है, बिल्कुल इन दोनों को एक अच्छी चुनौती दे रहा है। तो अच्छा बुरा दोनों ही हैं। चलिए 2024 आशा करते हैं सकारात्मक, बुरी चीज़ों में कमी आएगी और आने वाले समय में हो सकता है अच्छे तरह से देखें। बिल्कुल। तो चलिए मेहमानों से बातचीत जारी रखते हैं। तो आप लोगों का क्या, भारत में आप लोग तो भारत में भी रहते हैं, आजकल यहाँ एक विजिटर के लिए की तरह से आए हुए हैं, आपको यहाँ पे मूल रूप से क्या परिवर्तन दिखाई देता है? सामान्यतः सवाल हम सारे विजिटर से पूछते हैं, लेकिन हम यहाँ के श्रोताओं के लिए जानना चाहते हैं कि जो लोग बहुत समय से भारत से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको पता चले कि भारत में क्या प्रगति हो रही है और यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो और बेहतर की जा सकती है ताकि यह एक बेहतर स्थान बन सके। तो लक्ष्मी चंद जी आप बताइए। देखिए, जैसे कि आपने अभी उदाहरण दिया था कि काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहे हैं हम, और मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं, आप देखिएगा ग्रीन एनर्जी है, उसमें हम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये जो आईटी है, आईटी सेक्टर जो है उसमें तो तकरीबन हम नंबर 1 हो गए हैं। अच्छे लोग जो ये हमारी जो कंपनीज है, TCS हुई, इन्फोसिस हुई, ये हुई, आप देखते होंगे अगर ये जो विंबलडन मैचेस वगैरह होते हैं उसमें जो कुछ टाइमिंग और बहुत सी चीज़ें जो है वो इन्फोसिस जो इंडिया की है उसने की हुई है। HCL टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर अच्छी तरह से अडॉप्ट हो गई है। तो इस टाइम मतलब हम काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं लेकिन काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं, और काफ़ी स्प्रेड है। गेम्स में देख लीजिए, ये क्रिकेट का जो आजकल का उदाहरण है वो तो एक छोटा सा अलग सी बात है एक। हाँ जी, बाकी देखिए हमने कहाँ क्या नहीं किया। हमारे इवन एथलीट्स में हमारे प्लेयर्स देख लीजिए, वो कैसे बाला फेंकते हैं। हाँ जी, तो और इसरो की प्रोग्रेस देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है कि वुमेन की एजुकेशन और लिबरलाइजेशन बहुत हो रही है, और ऐसी स्कीम्स आ रही हैं जो लेडीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करते हैं। आप देखिए, मेरे को आपको जो ब्याज मिलता है
उससे सीनियर सिटीज़न को 0.5 ज़्यादा मिलता है, और उससे भी ऊपर वुमेन सीनियर सिटीज़न को 0.2 या 0.3% ज़्यादा मिलता है। वो ठीक है आपकी बात कि विमेन का उसमें उसके कुछ थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि अच्छी बात है कि वुमेन का उद्धार हो रहा है, बहुत परेशान किया गया, शायद पिछले दिनों परेशान किया गया या उनको एक कन्फाइंड स्पेस में रखा गया कि आप घर देखिए और जो आदमी है वो बाहर से जाकर कमाएगा। वो सिस्टम भी बहुत अच्छा था, उसमें भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी चलती थी। लेकिन अब ये हुआ है कि बच्चे पढ़ने लगे हैं, लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, दोनों प्रोफेशनल सर्विस करते हैं, तो उससे जो आपस में खटपट होती है उसको संभालना किसी के बस की बात नहीं होती है, और इसीलिए डाइवोर्स रेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं। मुझे ये लगता है पर्सनली कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने से लोग एक दूसरे की कम सुनते हैं। अच्छा, दूसरा ये था कि एक क्लॉज है 498A जिसमें अगर लड़की शादी के बाद कंप्लेंट कर दे तो उसके हस्बैंड के मम्मी पापा सबको जेल में पहले डाल देते हैं, बाद में करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो रूलिंग है या क्लॉज है वो बहुत गड़बड़ है, इसको एक्सप्लॉइट किया गया है बहुत ज़्यादा। प्रदीप जी, पिछले कार्यक्रम में इन विषयों पे हमने यतीन जी से भी चर्चा की है। तो मेरे ख्याल से कोई भी जो नियम होते हैं कई बार गलत बनाए जाते हैं, एक दिशा का शोषण होता है तो उनके साथ ऐसा ना हो तो उनको फेवर करने के लिए नियम बनाया जाता है, लेकिन फिर वही शायद जो है वो दूसरी शोषण शुरू कर देती है। तो यह एक मेरे ख्याल से एक इसमें सुधार की गुंजाइश है, और मेरे ख्याल से हमारे जो कानूनविद हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे और आने वाले समय में करते हैं। तो चलिए, हमारे एक श्रोता हैं ओम वर्मा जी, हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है वो आजकल शायद सिडनी में ही हैं, क्योंकि पिछले दिनों शायद कुछ उनका संदेश मैंने पढ़ा था कि वो हैं। तो अगर संभव हुआ तो उनको हम स्टूडियो में फिर लाएंगे। तो ओम जी, आपका स्वागत है सिडनी में, और जैसा आपने कहा था आपकी फरमाइश का गाना हम सुनाते हैं, आदमी और इंसान का गाना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, सुनिए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। जलती मशालें लेके मिलनी की रातों में, मिलनी की रातों में, आगे आगे हम चले यारों की बारातों में, यारों की बारातों में। फंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हम सजी अला कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में। झलके हमारा लव कल की बहारों में, कल की बहारों में। अशकों का तोहफा हो के बट जाए यारों में, बट जाए यारों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिल
दिलदार मेरा दिल करता ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए दिल करता ओ यार दिलदार मेरा दिल करता ओ यार दिलदार मेरा दिल करता ओ यार भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो प्रदीप जी, आप तो बताया था आपने कल क्रिकेट मैच देखने गए थे आप? बिल्कुल गए थे साहब। हालांकि उम्मीद नहीं थी, लेकिन बड़ा एंटरटेनिंग रहा। बिल्कुल, कल का दिन तो मुझे याद है कि आपने मुझसे भी पूछा था, लेकिन मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इसलिए मेरा आना नहीं हो पाया। लेकिन जब ऋषभ पंत खेल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि प्रदीप जी की बात मुझे माननी चाहिए थी। मुझे आपकी बात याद है, आपने कहा था यार पिटाई होगी अपनी क्या करेंगे जाकर। तो चलिए, आज हमारे क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं जो कि क्रिकेट के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। विशाल जी हमारे नियमित श्रोता भी हैं दर्पण के, तो आज हमारे साथ ऑनलाइन हैं। तो विशाल जी, आपका दर्पण की तरफ से स्वागत है और बताइए, हमारे श्रोताओं का कुछ ज्ञानवर्धन करिए। क्रिकेट का मैच ये सिडनी वाला किस दिशा में जा रहा है, इसमें क्या क्या संभावित परिणाम हैं? नमस्कार दोनों प्रदीप जी और दर्पण रेडियो और आपके श्रोताओं को भी और धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैच शुरू से शुरुआत करें अगर मैच की, तो सबसे पहले तो ये हैरानी हुई थी कि बुमराह ने टॉस जीत के बैटिंग ली। इतनी ग्रीन पिच सिडनी की आज तक हमने कभी नहीं देखी। इट वाज रियली ग्रीन। तो वो एक तरह से ठीक साबित नहीं हुआ। चारों हमारे टॉप बैट्समैन तो जल्दी ही चले गए, फिर थोड़ा ऋषभ पंत और जडेजा ने आगे संभाला, तो हम 185 के स्कोर पे पहुंचे। मेरे को जब वो 185 तक पहुंचे तो मेरे को ये ध्यान में आया कि देखो पर्थ का टेस्ट मैच भी ऐसा ही था और हमने फिर जो है ऑस्ट्रेलिया को 104 पे ऑल आउट कर दिया था। तो मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ 185 से, क्योंकि पिच वाज स्टिल ग्रीन एंड ऑस्ट्रेलिया वाज सपोज्ड टू फेस द सेम पिच। तो फिर रिजल्ट वही हुआ, 181 पे ऑल आउट हुए। चाहे लीड तो 4 रन की कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी साइकोलॉजिकली जो है लाइक हम फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया से पीछे नहीं थे, जो कि पिछले टेस्ट मैचेस में केस रहा है। और मेरे को इस लीड से एक बात और ध्यान आई कि जब 50 साल पहले वेस्ट इंडीज के जमाने में अगर कोई वेस्ट इंडीज को 150 पे ऑल आउट कर देता था तो वेस्ट इंडीज कहता था कोई बात नहीं होगी, तुमने 150 पे किया, हम तुम्हें 100 पे करेंगे। सो एक्चुअली इंडिया डिड द सेम थिंग। तो फिर उसके बाद पिच जैसे दूसरे दिन के एंड तक अभी तक पिच ग्रीन है और उसमें कोई ज्यादा क्रैक्स वगैरह नहीं आए हैं। तो अभी भी चाहे फोर्थ इनिंग शुरू हो जाएगी आज, लेकिन पिच फिर भी थर्ड डे की है। तो जो टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग ली, उसका मेरे को लगता है कि एडवांटेज अब देखने में आएगा जब ऑस्ट्रेलिया विल बी चेसिंग इन द फोर्थ इनिंग। तो कितना टोटल आपको लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत की पारी में बहुत ज़्यादा अब रन बनाने की गुंजाइश है, तो कितना टोटल आपको लगता है भारत के लिए सुरक्षित होगा कि जीतने की बारे में ये सोच सकते हो? वो सुरक्षित से पहले मैं ये सुबह से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुमराह इज प्लेइंग और नॉट। वो अभी तक मुझे खबर ना क्रिक इन्फो मिली है, ना टीवी पे 9:30 बजे से अभी तक मिली है। तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर तो बुमराह इज बॉलिंग तो एनीथिंग 200 प्लस इज सेफ, और अगर बुमराह नहीं है तो हमें डेफिनेटली 250 से ज्यादा रन चाहिए अगर हमें जीतने की गुंजाइश रखनी है। लेकिन एक बात और भी है कि कल जब बुमराह नहीं था उसके बाद भी इंडिया ने 5 विकेट लिए हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट द अदर बॉलर्स, सिराज ने और प्रसिद्ध ने, दे रियली बॉल्ड वेरी वेल। और कल ये भी चर्चा की जा रही थी कि जब गैबा के अंदर बुमराह नहीं था एंड वी स्टिल वन द मैच।
तो लेकिन एक साइकोलॉजिकल फर्क जरूर पड़ता है कि बुमराह है या नहीं। तो मेरे हिसाब से 250 रन जो है वो चाहिए इंडिया को। 141 अभी है, अनदर 100 प्लस टुडे जो है, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। और मेरे ख्याल से ऋषभ पंत के आउट होने के बाद जो है लाइक दे आर गोइंग बैक टू टेस्ट मैच मोड। पहले तो T20 चल रहा था, विच ही डिड रियली वेल। चाहे उसको क्रिटिसाइज किया गया था पिछले मैच में, बट फिर भी उसने जो 61 बनाए हैं वो बहुत हेल्पफुल होंगे इंडिया की हार और जीत के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, सिर्फ 6 विकेट्स गए हैं, उसके बाद अगर चाहे 2 घंटा और लगे या मे बी सेकंड सेशन का 1 घंटा और भी लगे, तो इफ दे कैन ऐड अनदर 110 120 दैट इज सेफ मेरे हिसाब से। मुझे ये लगता है विशाल जी कि अगर ये लंच तक खेल जाते हैं तो चांसेस ब्राइट हैं। लेकिन प्रदीप जी हमको ये भी समझना नहीं बनेंगे ना, ये इस पिच पे 100 रन मुश्किल है 2 घंटे में बनना अगर पंत नहीं है तो। वो बात तो सही है, लेकिन विशाल जी हमारा आखिरी बैटिंग पेयर इस समय खेल रहा है, इसके बाद टेलेंडर्स हैं, तो 20 रन से ज़्यादा फिर उसके बाद नहीं जुड़ेंगे 1 विकेट गिरते ही। तो 110 रन जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये एक जिसको हरकुलियन टास्क बोलते हैं, ये बिल्कुल वैसा है भारतीय टीम के लिए। नहीं, लेकिन आप ये देखिए नीतीश तो है अभी, क्या हुआ कि टॉप ऑर्डर हमेशा आउट हुआ है और टेल ने ही आके रन बनाए हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी देखा गया है, ना कि सिर्फ इंडियन टीम में। बुमराह ने कितने बनाए थे पिछली बार? बुमराह ने अच्छे खासे रन बना लिए थे पिछली बार। हाँ वही तो बुमराह ने आके उसने मारा तो 22 बनाए थे उसने। एक्चुअली वो सोशल मीडिया में आजकल लोग ऐसी स्टैट सुंदर सुंदर निकालते हैं कि इस सीरीज का कैप्टन का हाईएस्ट स्कोर जो है वो 22 है, बुमराह ने बनाया है। तो वो जो रोहित शर्मा के लिए जो था वो एक तंज था कि हाँ मतलब आपने 3 मैच खेले और तीनों में आपसे 22 भी नहीं बने। तो नहीं, चलिए विशाल जी, हाँ आपने बहुत सुंदर जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है और बिल्कुल एक दूध का दूध पानी का पानी जिसको बोलते हैं वो स्पष्ट कर दिया है, ताकि हमारे श्रोता लोग जो भारतीय समर्थक हैं बहुत अधिक अपेक्षा ना रखें। लेकिन हाँ, ऐसा ऋषभ पंत ने एक उम्मीद भी जगाई है, लेकिन मैच इस समय मेरे हिसाब से बिल्कुल संतुलन में है और अगर भारत पहले सेशन में कैसे बैटिंग करता है इस पर पूर्णतः निर्भर करेगा, क्योंकि अपेक्षा तो रखनी पड़ेगी ना, होप तो उसके बिना नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो चलिए विशाल जी, बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं को आपने इतनी जानकारी दी और तकनीकी रूप से पूरा अपना समीक्षा सिडनी वाले मैच की, तो आशा करता हूँ ऑस्ट्रेलिया के श्रोताओं को ये जानकारी पसंद आई होगी और ऑल द बेस्ट भारत। बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे फिर बात होती है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सुन लेते हैं उपाध्याय जी एक अपने स्पॉन्सर का संदेश और उसके बाद हम सुनाएंगे सूर्य सिद्धांत के बारे में। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल विज्ञान पर एक संस्कृत ग्रंथ है जो 4वीं से 5वीं शताब्दी का है। इसमें 14 अध्याय हैं। सूर्य सिद्धांत में विभिन्न ग्रहों और चंद्रमा की विभिन्न नक्षत्रों के सापेक्ष गति, विभिन्न ग्रहों के व्यास की गणना करने के नियमों का वर्णन किया गया है और विभिन्न खगोलीय पिंडों की कक्षाओं की गणना की गई है। यह 15वीं शताब्दी ईस्वी के ताड़पत्ता पांडुलिपि और कई नई पांडुलिपियों से जाना जाता है। इसे संभवतः 800 ईस्वी के आसपास सूर्य सिद्धांत नामक एक पुराने से रचा या संशोधित किया गया था। सूर्य सिद्धांत 2 पंक्तियों से बने छंदों से बना है, जिसमें से प्रत्येक को 8 अक्षरों के 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। 11वीं शताब्दी के फारसी विद्वान के अनुसार सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ आर्यभट्ट प्रथम के छात्र लता देव द्वारा लिखा गया था।
सूर्य सिद्धांत के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में हिंदू पौराणिक कथाओं के और देवता सूर्य के एक दूत के शब्दों का उल्लेख है। जैसा कि हिंदू ग्रंथों के पहले स्वर्णयुग सतयुग के अंत में माया नामक एक असुर को बताया गया था, जो लगभग 2 मिलियन साल पहले था। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी एक गोलाकार आकृति है। ये पृथ्वी के व्यास को 8000 मील, चंद्रमा के व्यास को 2400 मील और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को 258,000 मील मानता है। ये माप वास्तविक माप के लगभग बराबर हैं। यह ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पुरानी ज्ञात चर्चाओं के लिए जाना जाता है। सूर्य सिद्धांत कई खगोल विज्ञान से संबंधित हिंदू ग्रंथों में से एक। यह एक कार्यात्मक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है जिसने यथोचित सटीक भविष्यवाणियां की। ये चंद्र सौर हिंदू कैलेंडर के सौर वर्ष की गणना पर प्रभावशाली था। भारत में लिखे गए सभी खगोलीय ग्रंथों में सिद्धांत पर टिप्पणीकारों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसमें ग्रहों के औसत कक्षीय मापदंडों के बारे में जानकारी शामिल है, जैसे कि प्रति महायुग औसत चक्रों की संख्या, कक्षाओं के परिवर्तन, और इसमें सहायक साक्ष्य और गणना विधियों भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये तो ब्रीफ में मैंने आपको सुनाया सूर्य सिद्धांत के बारे में, लेकिन हमारे जो पंचांग हैं वो तो पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, और चंद्रमा की गति कब होगी, कब चंद्रमा उगेगा, कब सूर्योदय होगा, ये सारी बातें हमारे सदियों से हमारे यहाँ जानी जाती हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में 10 मंथ होते थे, क्योंकि आप अगर देखें अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर 9, अक्टूबर 10, नवंबर 9 और डैका दिसंबर, 10 महीने हुआ करते थे। तो उनके सीजन्स बदल जाते थे। उसकी वजह से जूलियस सीजर ने कहा कि नहीं, इसमें 12 महीने होना चाहिए, जैसा कि वेदों में लिखा है। हालांकि उसने वेदों का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन वहीं से जानकारी ली होगी, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा 12 महीने रहे हैं, क्योंकि 12 लूनर साइकिल्स होती हैं ईयर में। तो ये उन्होंने 2 महीने बाद में जोड़े, जुलाई और अगस्त। जूलियस सीजर ने अपने और अपने जो आगे वाला अगस्त था उसके हिसाब से उन्होंने जुलाई और अगस्त और जोड़ दिए। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें जो साइंटिफिक जानकारी बड़ी अच्छी दी गई है, हम सबको उसे पढ़ना चाहिए, उसकी विवेचना करना चाहिए, उसे डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी। और दूसरी एक चीज़ ये है कि यह बात उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भारतीय पुराणों को कपोल कल्पित मानते हैं कि ये तो किसी ने लिख दी है कहानी, लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी आपकी ये जो कोई भी विशेष घटना जब होती है, जैसे कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ, रामायण काल की अगर बात करें, राम सीता का विवाह हुआ, तो जब भी इस तरीके की घटना का वर्णन जो है जब आएगा तो वहाँ पे खगोलीय आपके ग्रहों की जानकारी भी दी जाएगी कि ये विवाह का शुभ मुहूर्त है, इस समय चंद्रमा इस लग्न में है और सूर्य यहाँ पर है, बृहस्पति कहाँ पर है, तो वो दिया गया है कि और इस समय जो है विवाह हुआ है या इस समय भगवान राम का जन्म हुआ है। और आज के सिस्टम से, साइंटिफिक सिस्टम से जब बैक ट्रैक करके जब उनको सिमुलेट करते हैं कि ऐसी पोजीशन कब कब रही होगी और बैक ट्रैक में जाते हैं, तो वो बिल्कुल जाके उस साल में जाके वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज, जिसको बिल्कुल सटीक बैठती है। तो ये उन लोगों के लिए जो उनको इमेजनरी मानते हैं कि अरे किसी ने बैठ के कहानी लिख दी कि हाँ ऐसा था, एक थे उनके 4 बच्चे थे, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब हिस्ट्री है, इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इतिहास की ही बात कर रहे हैं, तो एक गाना जो है थोड़ा सा महेंद्र कपूर से प्रदीप जी हट के मैं सुनाऊंगा, और ये संगीत प्रेमियों के लिए है, और इसके साथ एक छोटी सी एक रोचक जानकारी भी है।
तो वो मैं श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूँगा कि महेंद्र कपूर के अलावा हम एक लता मंगेशकर का एक गाना सुनेंगे, बट उससे पहले मैं उस गाने की थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। तो ये बात है सन 1965 की, और मशहूर अभिनेता देवानंद फिल्म गाइड बना रहे थे और फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन के जिम्मे था। और अचानक बर्मन दादा को हार्ट अटैक हुआ और उन्हें इलाज और आराम दोनों की ज़रूरत थी और उनको 6 महीने तक काम करने के लिए मना कर दिया गया। ऐसे मुश्किल वक्त में देवानंद ने एक बड़ा फ़ैसला लिया और उन्होंने फ़िल्म की शूटिंग 6 महीने के लिए टाल दी। देवानंद ने कहा कि इस फिल्म का संगीत तो बर्मन दादा ही तैयार करेंगे, उनके लिए चाहे उनको 6 महीने का इंतज़ार ही क्यों ना करना पड़े। इस बीच कुछ और बड़े निर्देशकों ने एस.डी. बर्मन को दिया हुआ काम वापस लिया और किसी और संगीतकार से कराया, लेकिन देवानंद अपने फैसले पर अड़े रहे। खैर, बर्मन दादा स्वस्थ होकर लौटे और फिल्म का संगीत तैयार करने का काम फिर से शुरू किया। ना जाने ये संयोग था या बर्मन दादा को अपनी तबीयत खराब होने की वजह से हुई देरी का अफसोस, लेकिन बताया जाता है कि एस.डी. बर्मन ने सिर्फ 5 दिन में फिल्म गाइड के सभी गानों को तैयार कर दिया। देवानंद को तो उन पर भरोसा था ही और उन्होंने सारे गानों को तुरंत अप्रूव कर दिया। मुसीबत ये थी कि देवानंद को एक गाना पसंद नहीं आया। आगे चलकर राग मिश्र भैरवी में तैयार किया गया यह गाना फिल्म गाइड का सबसे हिट गाना साबित हुआ, जो आज भी हिंदी फिल्म का एक अमर गाना है। इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी। देवानंद इस गाने को बॉम्बे में रिकॉर्ड करके तो आ गए, लेकिन उन्हें एक गाना पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने साथियों से इस बात की चर्चा भी की। देवानंद इस गाने को लेकर बर्मन दादा के काम से खुश नहीं थे। हालांकि जब गाना यूनिट के बाकी लोगों ने सुना तो सभी ने तारीफ़ की, लेकिन देवानंद अडिग रहे। बाद में डायरेक्टर विजय आनंद ने बात यह कहकर टाली कि फ़िलहाल इस गाने को शूट कर लेते हैं, अगर बाद में यह गाना फिल्म में फिट नहीं हुआ तो दूसरा गाना रिकॉर्ड कर लेंगे। अगले जितने दिन भी इस गाने की शूटिंग हुई तो देवानंद ने एक बात नोटिस की, सेट से लेकर होटल जाते जाते यूनिट के हर सदस्य यही गाना गुनगुना रहा होता था। देवानंद ने कई दिनों तक लोगों को गाना गुनगुनाते देखा। आखिर में वो भी मान गए कि गाना फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा। देवानंद ने माना कि इस गाने को जैसा का तैसा ही फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा। कहरवा ताल पर तैयार किए गए इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा था, जो बाद में कितना लोकप्रिय हुआ वह हम सभी जानते हैं। गाने के बोल भी कमाल के थे। सामान्यतः कोई भी गाना मुखड़े से शुरू होता है और फिर अंतरा आता है, लेकिन इस गाने की खासियत यह है कि यह गाना अंतरे से शुरू होता है। इस गाने की एक और ख़ासियत थी कि इसमें एस.डी. बर्मन ने मुखड़ा और अंतरा एक ही धुन पर तैयार किया था। आमतौर पर फिल्मी संगीत में सबसे ज़्यादा मेहनत मुखड़े पर की जाती है और एक बार अच्छा मुखड़ा बन गया तो फिर अंतरे पर काम होता है। अंतरा अलग तरीके से उठाया जाता है और अंतरे की आखिरी लाइन घूमकर मुखड़े की धुन पर आ जाती है। लेकिन इस गाने को आप गुनगुना कर देखिए, जिस धुन में मुखड़ा है उसी धुन में अंतरा भी रिपीट किया गया है। तो चलिए उस ऐतिहासिक गाने फिल्म गाइड का श्रोताओं को सुनाते हैं। कुछ बोलोगे भी? कैसे गाइड हो? मेरी समझ में नहीं आया। कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती है 16 साल की बच्ची, भोली, नादान, बचपन की शरारत से भरपूर। जानते हो क्यों? क्यों? दिल है कहीं कहूँ कहीं मैं
फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। अब हम लीला जी से अनुरोध करेंगे कि वो नीरज जी के बारे में हमें कुछ और बताएं। नीरज जी के बारे में बताने से पहले मैं 2-3 छोटी बातें करना चाहती हूँ कि एक तो जैसे अभी प्रदीप जी ने इतनी सुंदर जानकारी दी, तो ये दर्पण का ये विशेषता रही है कि इनके जो शोध होते हैं वो उन शोध को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरी एक छोटी बात, जैसे हमने सुविचार में सुना था कि हम प्रयास हमारे हाथ में है, तो हम अगर कभी अक्सर हम कहते हैं कि वक्त आने दो अपना। वक्त कभी आता नहीं है, वक्त को लाना पड़ता है। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनती, कुछ करके दिखाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और दूसरी ये बात है कि जैसे अभी हम वर्ष 2024 की अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगी वो ये है कि मैथिली शरण गुप्त जी की पोती 7 साल की, उन्होंने एक किताब लिखी। 3 महीने उस बच्ची को किताब लिखने में लगे और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गई। अच्छा। तो मुझे तब मैंने हर चीज़ पे मैं ब्लॉग लिखती हूँ, तो जब मैंने ये ब्लॉग लिखा मुझे याद आया कि मैं भी 7 साल में मैंने लिखना शुरू किया था, और उस बच्ची ने तो 7 साल में की उम्र में 3 महीने लगाकर एक किताब लिख ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और एक जैसे हम बात कर रहे थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का अंतर, तो मुझे लगता है कोई अंतर नहीं है। हमें यहाँ आते जाते 25 साल हो गए हैं। ये हमारी सिल्वर जुबली है। अच्छा। 99 में हम आए थे यहाँ। अच्छा। तो हमारे घर के पास एक दुकान थी जी, वहाँ पे हम शॉपिंग करने गए। एक स्वेटर मुझे बहुत बढ़िया पसंद आया, $3 का था, 25 रुपए का डॉलर था उस टाइम। तो जब मैं खरीदने लगी तो उन्होंने कहा कि आपने शॉप का नाम देखा है? तो वो यह था कि ये पुरानी होती है। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा। तो ये मुझे ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। ऐसी ईमानदारी हमारे इंडिया में भी हुई कि मैं सफल की दुकान पे गई, सामान लेके गई थी, तो वहाँ पे ऐसे मैंने एक पैकेट मेरा वहाँ नमक का रह गया।
तो जब घर गई मैंने देखा नमक का पैकेट नहीं है। अगले दिन मैं फिर कुछ लेने गई, मैंने उसको कहा, कहते बहन जी बहुत अच्छी बात हुई, आपका नमक यहाँ रह गया, क्योंकि हमने जब रात को खाना खाने के लिए हमें नमक चाहिए था तो हमें नमक नहीं मिला, लेकिन हमें ये पैकेट दिखा, हमने यूज़ किया और 13 रुपए का वो नमक था। उन्होंने मुझे 13 रुपए ज़बरदस्ती दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहते नहीं आप मेरा नमक है इसलिए। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब नीरज जी के बारे में कुछ कभी लाइन मैं पढ़ूंगी। नीरज साहित्य गगन सम विशाल, नीरज साहित्य गगन सम विशाल, ये मेरी कविता का शीर्षक है। जन्म शती कवि नीरज जी की, 2 सदियों के गीतकार नायक, 24 के भी और 25 के, अभी तक वो गीतकार नायक ही चल रहे हैं। पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित, गीतों गजलों कविताओं के गायक। दर्शन और दर्द भरे थे उनके गीत, दर्शन और दर्द भरे थे उनके गीत, दिल छूने वाले शब्द भावार्पण। कारवां गुजर गया, देखते रह गए, भारतीय संगीत को दी नव पहचान। प्रेम क्या है बताते नीरज जी के गीत, खिले कमल से अप्रतिम बेमिसाल। नीरज कमल, खिले कमल से अप्रतिम बेमिसाल, उगते सूर्य की लालिमा से रंजित, नीरज साहित्य गगन सम विशाल। कोटि नमन नवी नीरज जी को, कोटि नमन कवि नीरज जी को, अमर रहेगी उनकी मधुर आवाज़। अलीगढ़ से हुआ आज गीतकार की जन्म शती जश्न का शुभ आगाज। कोटि कोटि नमन कवि नीरज गोपाल जी को। धन्यवाद लीला जी, आपने नीरज जी की जन्म शती का बिल्कुल बहुत ही शुभारंभ किया है और आशा करते हैं अगले 1 वर्ष तक जो है नीरज जी के बारे में उनकी सुंदर कविताएं, सुंदर गीत हम लोग सुनते रहेंगे और हिंदी साहित्य में उनके ऊपर जो है वो नए कार्यक्रम इस वर्ष होते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे सूरज सबसे पहले उगता है, वैसे ही हमने नीरज जी के कार्यक्रम की जो है 4 तारीख को उनका बर्थडे होता है, 5 तारीख से ही हमने आरंभ कर दिया है और यह प्रक्रिया भारत में भी चलती रहेगी। और उसके अलावा लीला जी धन्यवाद, आप लोगों ने हम लोगों का उत्साहवर्धन किया और हम लोगों का भी प्रयास यही रहता है कि श्रोताओं का एक मनोरंजन और ज्ञानवर्धन साथ साथ एक संतुलित भाव से करते रहें। तो और आशा आप लोगों का अगर प्रोत्साहन रहेगा तो आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। और प्रदीप जी यदि कहें तो कुछ धंधे की भी बात हो जाए। बिल्कुल, धंधे की बात तो जरूरी है। बिल्कुल, आप बताइए, समीक्षा दीजिए कि क्या हुआ और मैं तो इस बात में इंटरेस्टेड रहूंगा कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, यह मुश्किल सवाल जो है पहले पूछ लेते हैं। तो चलिए 2024 ख़त्म हो गया है और जैसा कि हम लोग भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मुख्यतः इन 3 स्टॉक मार्केट की एक तुलनात्मक समीक्षा करते हैं, तो अगर 2024 को देखा जाए और 1 जनवरी को बेंचमार्क माना जाए तो 1 जनवरी 2024 से लेके 1 जनवरी 2025 तक 365 दिनों में जो सबसे पीछे रहा है वो जो हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया का जो ASX 200 इंडेक्स जो है उसने करीबन 7.5% की बढ़त दर्ज की है और भारत का निफ्टी जो है उसके बाद नंबर 2 आता है, उसने करीबन 8.7% का। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत करीबन 7-8% की रेंज में रहे हैं। लेकिन जो विनर रहा है वो इस बार अमेरिका रहा, उसने 24% का, प्रदीप जी जो है जिनको अमेरिकन मार्केट में जो इन्वेस्टेड थे उनको 24% का गेन मिला है और ये एक सामान्यता नहीं होता और ये अधिक महत्वपूर्ण तब हो जाता है कि 1923 में भी इन्होंने करीबन 23% का, तो 2 साल जो है अमेरिकन स्टॉक मार्केट के बहुत अच्छे रहे हैं। श्रोताओं से मैं कहूँगा कि इन 2 सालों की परफॉर्मेंस को तीसरे साल की परफॉर्मेंस समझने का न करें, अपना खुद शोध करें और देखें, अपेक्षा न रखें कि 2025 में भी इसी ऑर्डर का ग्रोथ मिलेगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था वो था प्रदीप जी सोना 2024 में। उसने अमेरिका मार्केट से भी अधिक 27% का ग्रोथ जो है उस सोने ने जो है वो दिया है
और पिछले साल उनका 13% रहा था, तो 13% प्लस 27, तो पिछले 2 वर्ष जिन लोगों ने सोने में इन्वेस्ट किया है वो लोग इस समय बहुत खुश होंगे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अगर बात करें तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, करीबन 1 साल में 10% की गिरावट हुई है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस समय कमज़ोर है या अमेरिकन डॉलर मजबूत है, आप जो चाहें कहें। सारी चीज़ें अमेरिकन डॉलर से होती हैं एक्चुअली। देखिए, अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग हुआ, भारतीय रुपया कमज़ोर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कमज़ोर हो गया। मुझे लगता है सारे विश्व में यही चलता है। लेकिन अब आगे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखनी है कि ब्रिक्स की अपनी अलग करेंसी आ जाती है और पेट्रो डॉलर ख़त्म हो जाता है सिस्टम, तो क्या होगा? देखिए, ये आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है और ये अधिक महत्वपूर्ण और भी हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ ही दिनों में जो है वो कार्यभार संभालने वाले हैं और एक वो काफ़ी एक ऋषभ पंत टाइप के व्यक्ति हैं। अप्रत्याशित कार्य जो है वो कर सकते हैं, हिम्मत वाले आदमी हैं और वो आपके खिलाफ भी जा सकता है, आपके समर्थन में भी आ सकता है। तो भारत के लिए जो है वो ये कैसा रहता है भारतीय इकोनॉमी के लिए और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के लिए कैसा रहता है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि ट्रंप जो है वो खुद एक बिजनेसमैन है और राजनीति में वो बिज़नेस जो है वो उसके ऊपर उनका विशेष महत्व रहता है। तो अमेरिकन इकोनॉमी कैसे बढ़ती है उस पे उनका विशेष ध्यान रहेगा और उसके लिए अगर उनको कुछ ख़राब राजनीतिक फैसले लेने पड़े तो वो शायद हिचकिचाएंगे नहीं, ऐसा उनके व्यक्तित्व में मैंने देखा है। कुछ लोगों का कहना है उपाध्याय जी कि ट्रंप शॉर्ट टर्म में तो शायद स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए मैं पिछले 10 साल से सुनता आ रहा हूँ कि इतना उनके ऊपर डेट है, कितने ट्रिलियन भी एक छोटा नंबर उनके लिए लगता है, कितने सैकड़ों ट्रिलियन मतलब, तो वो उसका ब्याज और वो पे करना अमेरिका एक काफ़ी उन्होंने बिज़नेस किया है, आज भी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उनके अपने खर्चे, एक बहुत खर्चीला देश है एक आम आदमी के लिए। तो उस दिशा में देखा जाए तो अमेरिका को मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी और टफ डिसीजन अभी नहीं, हर प्रेसिडेंट जो है इसको टालता रहता है आगे कि अच्छा हम नहीं करते, थोड़ा लोक लुभावन निर्णय लेके इसको टाल देते हैं। लेकिन सूर्योदय अपने समय पर ही होता है, तो एक किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक आप नहीं डाल सकते। यह एक जटिल विषय है। तो लेकिन यह है कि कुल मिला के हमारा परिप्रेक्ष्य यही रहता है कि अगले 1 साल कैसे चलेगा। तो अगले 1 साल मुझे भारत का तो ठीक लग रहा है, भारत ने बहुत अच्छा नहीं किया है, इसका मतलब यह है कि एक सामान्य गति चल रही है। तो जो भारत के निवेशकों के लिए यह है कि आने वाला समय भी मुझको कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, विभिन्न दिशाओं में अच्छी प्रगति हो रही है, तो इकोनॉमी में भी अच्छा ही चलेगा। एक्चुअली मुझे ये लगता है ट्रंप तो एक बड़ा फैक्टर है ही, इसके अलावा ये यूक्रेन रशिया की वॉर है और ये इज़राइल गाज़ा का चक्कर है और जो बीच में ये सीरिया वगैरह का भी हो गया है। सीरिया का शायद अब तो थोड़ा सा ठंडा है मामला, लेकिन पता नहीं लगता है यहाँ पर कौन क्या कर दे। लेकिन ये मुद्दे भी अब पुराने हो चुके हैं और स्टॉक मार्केट की जहाँ तक बात है वो ये करेक्शन जो है वो ऑलरेडी अगर ये एस्केलेट नहीं होता है यहाँ से तो ये एक अच्छी खबर होगी जो कि एक सारे स्टॉक मार्केट पे इसका सकारा। तो कुल मिला के प्रदीप जी जैसे कहते हैं, सुने सबकी करें मन की। तो ये एक संक्षिप्त समीक्षा हम लोगों ने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत की कि तुलनात्मक रूप से तीनों जगह कैसा रहा है, बट आने वाले समय में कैसा रहेगा इसके बारे में क्रिस्टल बॉल हमारे पास नहीं है। हम सिडनी मैच के बारे में भी नहीं जानते कल क्या नतीजा होगा, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी है। और ये है कि मैं अभी किसी की एक पोस्ट पढ़ रहा था, शायद अपने ही ग्रुप में था, कि अगर आपका बैंक में पैसा आपका पैसा नहीं है, वो आपका तब तक नहीं है जब तक आपने उसे खर्चा नहीं किया है अपने ऊपर। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए सब खर्चा मत करिए लेकिन खर्चा करते रहिए। ये सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक संदेश बहुत उपयोगी है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं रिटायर्ड होते हैं और उनके पास पैसा होता है, लेकिन फिर भी उनकी आवश्यकताएं कम होती हैं तो वो कम खर्चा करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जीवन में एक संतुलन बना के रखना आवश्यक है और अपना जितना आपकी आवश्यकता है खुल के खर्चा करिए और अपने दिल के अरमान जो हैं वो इसी समय में निकालने चाहिए। तो चलिए प्रदीप जी,
पैसे की बात हम आगे के कार्यक्रमों में भी करते रहेंगे और महेंद्र कपूर की ओर वापस चलते हैं। तो एक शोधकर्ता हैं शिशिर कृष्ण शर्मा, वो काफ़ी जो है बॉलीवुड के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर इनके इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं और उनका चैनल जो है यूट्यूब का मैं फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने भी एक बहुत सी रोचक घटना जो हमारे श्रोताओं को महेंद्र कपूर के बारे में न मालूम होगी उसके बारे में उन्होंने बताया है। और हुआ ऐसा था कि एक बार स्थिति ऐसी आ गई थी कि महेंद्र कपूर को जेल जाना पड़ सकता था। ऐसे में एक फरिश्ते ने उनकी आके हेल्प की और इस मुसीबत से बचाया था। तो उसके बारे में शिशिर कृष्ण शर्मा से सुनिए और उसके बाद एक महेंद्र कपूर का सुंदर सा गाना भी सुनते हैं। साल 1957 में अमेचर सिंगर्स के लिए ऑल इंडिया मेट्रो मर्फी सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ। इसके जजेस थे अनिल बिस्वास, नौशाद, वसंत देसाई, सी रामचंद्र और मदन मोहन। इस कंपटीशन में महेंद्र कपूर ने हिस्सा लिया और वो सभी राउंड जीतते चले गए। लेकिन तभी एक कंटेस्टेंट ने शिकायत दर्ज कराई कि महेंद्र कपूर अमेचर सिंगर नहीं है, क्योंकि वो पहले भी फिल्मों में 5-7 गाने गा चुके हैं। इस बात की छानबीन हुई तो महेंद्र कपूर ने कह दिया कि मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, मैंने ये गाने सिर्फ शौकिया तौर पर गाए थे और एक भी गाने का मैंने पैसा नहीं लिया। ऐसे में ऑर्गेनाइजर्स ने महेंद्र कपूर के पिता से लिखवा कर ले लिया कि अगर आगे चलकर पता चला कि महेंद्र कपूर प्रोफेशनल सिंगर हैं तो कंपटीशन का सारा खर्चा करीब 2.5 लाख रुपया उनके पिता को देना पड़ेगा और महेंद्र कपूर के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और ऐसे में हो सकता है कि उन्हें 6 महीने तक की जेल की सजा हो जाए। ये मामला अखबारों में छपा, आम जनता के बीच इसकी चर्चा हुई और अचानक एक प्रोड्यूसर महेंद्र कपूर के परिवार को ब्लैकमेल करने लगा। दरअसल महेंद्र कपूर को याद ही नहीं था कि उन्होंने एक गाना ऐसा गाया था जिसके बदले उन्हें पैसे मिले थे। और अब उसी फिल्म का प्रोड्यूसर महेंद्र कपूर की साइन की हुई रसीद को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उनके परिवार से पैसा ऐंठने की कोशिशों में जुट गया था। ऐसे में वही पियानो प्लेयर केरसी मिस्त्री फरिश्ता बनकर महेंद्र कपूर की मदद के लिए आगे आए। दरअसल केरसी मिस्त्री उस प्रोड्यूसर की कंपनी में बतौर अरेंजर काम करते थे। एक रोज उन्होंने महेंद्र कपूर को प्रोड्यूसर की गैर मौजूदगी में उसके ऑफिस में बुलाया। अलमारी में से वो रसीद निकाली और उसे महेंद्र कपूर के सामने ही जला डाला। सबूत न होने की वजह से उस कंटेस्टेंट की शिकायत को खारिज कर दिया गया। कंपटीशन में महेंद्र कपूर पहले नंबर पर रहे और उसके बाद रफी साहब ने बाकायदा गंडा बांधकर महेंद्र कपूर को अपना शागिर्द कबूल किया। कंपटीशन जीतने के बाद महेंद्र कपूर ने जो पहला गाना गाया वो था फिल्म नवरंग का आधा है चंद्रमा रात आधी। इसके बाद नौशाद साहब ने फिल्म सोहनी महिवाल के लिए महेंद्र कपूर से गाना रिकॉर्ड कराया, चांद छुपा और तारे डूबे। फिल्म सोहनी महिवाल साल 1958 में रिलीज हुई और नवरंग उसके 1 साल बाद। इस तरह आधा है चंद्रमा रात आधी कंपटीशन के बाद महेंद्र कपूर का पहला रिकॉर्डेड गाना था और चांद छुपा और तारे डूबे कंपटीशन के बाद उनका पहला रिलीज गाना था। ये दोनों ही फिल्में और महेंद्र कपूर के गाए ये गीत सुपरहिट हुए। इसके बाद फिल्म धूल का फूल से महेंद्र कपूर की एंट्री बीआर कैंप में हुई और उनका करियर जोर पकड़ता चला गया। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ,
वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। हसीनों से अहदी वफा चाहते हो, हसीनों से अहदी वफा चाहते हो। बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ। वफा कर करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। इसके अलावा हमारे पास एक और स्पॉन्सरशिप मैसेज है केओ के लिए। केओ को डाउनलोड करके उससे क्रिकेट देखिए और मज़ा लीजिए। तो केओ को डाउन कीजिए और उससे क्रिकेट देखिए और मज़ा लीजिए। बिल्कुल। और क्रिकेट का तो सीज़न खैर ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म होने वाला है। यहाँ तो सारे मैच हम लोगों को मिलते रहते हैं, लेकिन जब इंडिया की टीम कहीं और का दौरा कर रही होती तो इस तरीके के एप्लीकेशन की हमको ज़रूरत होती है। तो केओ आपकी सहायता कर हमारे पास उपाध्याय 3 मिनट हैं, जल्दी से आप सबसे महत्वपूर्ण श्रोताओं की प्रतिक्रिया हम साझा करना चाहूँगा। तो हमारे राजेश पांडे जी कहते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ अत्यंत सुंदर। जयरामन जी बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स। दिस इज़ श्री ओम हेल्पिंग यू इन ब्रिंगिंग अप एल्डर्स। फिर पांडे जी बोलते हैं वेरी नाइस भजन एंड सॉन्ग। फिर माई कर्मा लवली प्रोग्राम। फिर हमारे ओम वर्मा जी की फरमाइश आती है कृपया ओ यारा दिलदारा आदमी और इंसान का गीत सुनवाइए। फिर पांडे जी ने बताया कि वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट 2024। फिर ओम वर्मा जी बोलते हैं प्रदीप द्वय द्वारा सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। मेरी उपस्थिति को रेखांकित करने के लिए प्रदीप जी का आभार। 27 जनवरी को मेरी स्वदेश वापसी है। ओम जी हम प्रयास करेंगे उससे पहले एक दिन आपको स्टूडियो में लेकर आएँ ताकि हमारे यहाँ के श्रोता भी आपकी कविताओं और आपके संकलन को सुन सकें। उसके बाद ऋषभ शर्मा बोलते हैं शायद कुछ पुराना कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज़ नॉट ट्रू, शायद पुराने किसी पोस्ट के बारे में है। हेमलता पुरोहित जी कहती हैं हैप्पी न्यू ईयर टू दर्पण रेडियो एंड योर टीम, ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी एंजॉयबल प्रोग्राम, आई एम एंजॉयिंग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आई वांट टू इंडिया विल विन बट दे आर नॉट प्लेइंग वेल। आशा करते हैं भारत जीतेगा। तो चलिए। नितिन कश्यप जी बोलते हैं गाइड के गाने के बारे में कि क्या बात है, कितनी बार यह गाना सुना था लेकिन यह अंतरे से शुरू होता है, इस बात की जानकारी नहीं थी। चलिए हमारे शोध को आपने पसंद किया, आपके लिए आपको धन्यवाद। राजीव निगम जी कहते हैं नमस्कार दर्पण टीम, enjoying nice songs and Mahendra Kapoor present song and information about Indian earliest scientific discoveries made much earlier than Western world। छाया अग्निहोत्री जी कहती हैं अति सुंदर प्रोग्राम, भजन, कविताएं, वार्तालाप और मधुर गीत सभी मंत्रमुग्ध करने वाले, enjoying to the fullest। राजेश पांडे जी कहते हैं अति मधुर, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। ऋचा जी कहती हैं कवि नीरज जी को लीला जी की श्रद्धांजलि कविता बेहद सुंदर। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बाइंग सोना। चलिए उपाध्याय जी अब अपना समय समाप्त हुआ। आपने हमारा साथ दिया, आप श्रोताओं ने हमारा साथ दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले कार्यक्रम तक के लिए हम लोगों का सप्रेम नमस्कार।
You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to